हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है जिसे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर अपडेट है शेयर होल्डिंग से रिलेटेड। यहाँ पर देखो बताई जा रही है ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स इंडिया फंड बॉट 1.34% स्टेक इन सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स इंडिया के द्वारा 1.34% की स्टेक बाय की गई है Q2 के अंदर। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है ये ग्लोबल बेसिस पे एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसी की ये इंडियन ब्रांच है ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स इंडिया। ठीक है, तो इसी फंड के द्वारा यहाँ पर बाइंग की गई है कंपनी के अंदर 1.3% की स्टेक। एंड यहाँ पर देखो 23,86,025 शेयर्स खरीदे गए हैं और इसके वैल्यू की बात करें तो 130.7 करोड़ बताई जा रही है। मतलब इतने अमाउंट्स के इन्वेस्टमेंट हुए हैं Q2 में इस फंड के द्वारा। चलो अच्छी बात है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नई इन्वेस्टमेंट हुई है इस कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक के द्वारा एंड इसके माध्यम से यहाँ पर हमें एक कॉन्फिडेंस मिल पाएगी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। ठीक है, चलो ये है अपडेट। यहाँ पर अपडेट बेसिकली काफ़ी अच्छी है। अब चलो थोड़ा स्टॉक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये जो कंपनी है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी ये एमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है। मात्र 9,725 करोड़ की मार्केट कैप है। ईएमएस सेक्टर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। जिस प्रकार की डिक्सन टेक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काम करती है उसी प्रकार से काम ये कंपनी भी करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फिलहाल वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी है 91.8 की, इंडस्ट्री पी है 65.2 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें फिलहाल एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पीज रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी सिंगल डिजिट में है, आरओईबी सिंगल डिजिट में है 9.84% और 6.81%। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 46.9%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। करंट प्राइस 548, 52 एक हाई 705 और लो है 376 की। बुक वैल्यू 92.5 रुपए की। डेप्ट है 656 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.4 की। चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो माइनस में है -451 करोड़। डिविडेंड टेड 0.27%, फेस वैल्यू 10 रुपए की। ईपीएस है 5.97 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है। इसे हम बहुत ही बढ़िया नहीं कह सकते हैं, ना ही बहुत ही खराब कह सकते हैं। इक्वल इक्वल ओके मानकर चल सकते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पर एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना काफी जरूरी है। यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ये मार्च 2020 से लेकर टीटीएम तक की डेटा है। तो देखो यहाँ पर मार्च 2020 में कंपनी के द्वारा सेल्स की गई थी 862 करोड़ की। 2021 में ये बढ़कर 886 करोड़ पर पहुंच गई। फिर 1020 करोड़, 2048 3154 करोड़, फिर टीटीएम में 3833 करोड़। तो सेल्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। चलो ठीक है। अब दोस्तों देखो सेल्स तो चलो बढ़िया हुई, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर हमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 92 करोड़, फिर 69 करोड़, फिर 57 करोड़, 123 करोड़, 124 करोड़ और फिर 125 करोड़। यहाँ पर देखो लगभग फ्लैट ही हमें देखने को मिले हैं प्रॉफिट्स, जबकि सेल्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इधर तो यहाँ पर डिक्लाइन ही हुए हैं प्रॉफिट्स, जबकि सेल्स जो हैं वो लगातार बढ़ते गए हैं। सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। और उसी वजह से देख सकते हो यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो डेटा है इनमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। पास्ट 3 ईयर्स में जो सेल्स ग्रोथ है ये 53% की रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ओनली
20% की रही है। एंड टीटीएम में 53% की सेल्स ग्रोथ, लेकिन जो प्रॉफिट है ये -20% की रही है। तो इस प्रकार की यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स देखने को क्यों मिल रहे हैं, ये हम अब समझते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला कि सेल्स के अंदर तो बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है, पिछले कुछ सालों में ग्रोथ हुई है बढ़िया तरीके से, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़िया तरीके से कंपनी नहीं बना रही है। इसका वजह क्या है कि ओपीएम, ठीक है, जो ओपीएम है कंपनी की, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी की, वो बढ़िया तरीके से कंपनी मैनेज करके नहीं चल पा रही है। यहाँ पर देखो मार्जिन जो है वो लगातार घटते जा रही है, 16%, 11%, 9%, 9%, 6%, 6%, मतलब कभी भी यहाँ से आपको बढ़ते हुए मार्जिन नहीं देखने को मिलेंगे, लगातार घटते गए हैं, अभी तक यहाँ पर घटते हुए ही मार्जिन देखने को मिले हैं। तो मार्जिन के अंदर प्रेशर है और इसी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं इसके अंदर भी हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रिटर्न्स की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लास्ट 1 ईयर में ओनली 2% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट में है, 9% और 7% पास्ट 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर में। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर 46.89% की, जो कि काफ़ी टाइम से स्टेबल है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा सेलिंग हो रहे हैं लगातार, यहाँ पर 12.95% से घटकर अभी यहाँ पर 10.32% पर होल्डिंग हो चुकी है एफआईआईज की। अब देखो इसी क्वार्टर में ब्लैक रॉक के द्वारा यहाँ पर बाइंग हुए हैं 1.34% की स्टेक, 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई है इसी वक्त, ठीक है। एंड फिर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो होल्डिंग जो है ये बढ़ाई गई ही है, यहाँ पर 5.8%, फिर बढ़कर 6.45% हो गया, एंड फिर हल्की सी यहाँ पर ट्रिम हमें देखने को मिली है, -सी 6.44% पर अभी होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा कंटिन्यूअसली यहाँ पर बाइंग हुई है, 34.36% से बढ़कर अभी यहाँ पर 36.35% पर होल्डिंग पब्लिक की हो चुकी है। अब देखो दोस्तों, समझो इस चीज को, पब्लिक की जो होल्डिंग है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप जैसे ही इन्वेस्टर्स होंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज एंड कुछ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, नामी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके होल्डिंग्स भी यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की फिलहाल बात की जाए तो बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पर अब चलो हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना व्यू शेयर करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है, सेक्टर बढ़िया है, ग्रोइंग सेक्टर है, फ्यूचर में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स डेफिनेटली रह सकती है। और इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ नामचीन कंपनियां हैं लाइक डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो भी ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन उन कंपनीज के कंपैरिजन में मुझे ये जो कंपनी है ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है। मुझे वो स्टॉक्स ज़्यादा बेटर लगते हैं इस स्टॉक के मुकाबले में। अगर ईएमएस सेक्टर के अंदर मुझे हाई रिस्क के साथ चलना है तो फिर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ चलना प्रेफर करूंगा। वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड वहां पर जिस प्रकार की सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर भी उसी प्रकार की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ वहां पर बेहतरीन है, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, मार्जिन वहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, मार्जिन यहाँ पर घट रहे हैं। ओवरऑल लगभग सभी चीजों के अंदर मैंने कंपेयर किया है तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मुझे ज्यादा बेटर लगा इस स्टॉक के कंपैरिजन में। भले ही यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी की इन्वेस्टमेंट हुई है, ये बात सच है, और फ्यूचर में ग्रोथ भी कंपनी के अंदर आ सकती है, लेकिन मुझे जो फिलहाल कंपनी पसंद है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। मुझे मेरी अपनी स्टडी पर पूरा भरोसा है और मैं उसी के साथ चलना प्रेफर करूंगा, ना कि कोई भी न्यूज आ जाए, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर दे किसी स्टॉक के अंदर तो उसी को हम फॉलो करके चलें। ये जो एफआईआईज डीआईज होते हैं इनके द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग चलते रहते हैं, इनको इंटरनल खबर भी मिलते रहते हैं कंपनीज के बारे में। हमें जो है हमें उतने खबर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमारी पहुंच वैसी नहीं होती है, तो इसलिए हमें अपने स्टडी के अनुसार ही चलना चाहिए। कोई भी स्टॉक के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक प्रॉपर स्टडी, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में वो जो कंपनी है उससे हमें बढ़िया बेनिफिट्स मिले। और उस हिसाब से देखा जाए तो ईएमएस सेक्टर के अंदर अगर मुझे हाई रिस्क के साथ चलना है तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मेरे लिए सही होगा,
और कम रिस्क के साथ चलना है तो डिक्सन टेक मेरे लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को ज्यादा प्रेफर करके चलना चाहूंगा इस स्टॉक के कंपैरिजन में। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक एकदम बेकार हो गई, बिल्कुल नहीं, यहां पर भी फ्यूचर में ग्रोथ होने की चांसेज है बढ़िया तरीके से। सेक्टर तो बढ़िया है ही और सेल्स की जो परसेंटेज है वो भी बढ़िया है। अब यहां पर देखो कंपनी अगर आगे चलकर अपने मार्जिन्स को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलती है तो प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की भी चीजें हो सकती हैं अगर कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो बढ़िया तरीके से आगे चलकर बढ़ते हैं तो हमें ओवरऑल कंपनी के अंदर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है और फ्यूचर में भी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 547 के अप्रोक्स यहां तक की बात करें तो तकरीबन 22-23% की डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया है। एसआईपी की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर बढ़िया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर आपको यहाँ पर 1 लाख का अमाउंट लगाना है तो आपने पूरा का पूरा 1 लाख अभी ही लगा दिया, तो 1 लाख का 10 से 15% अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अगर आगे चलकर और भी गिरावटें रहती हैं स्टॉक में तो हर 5 से 10% की डिप पर आप 10-10% का अमाउंट ऐड करते चल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एसआईपी के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बल्क में बाइंग करने से रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अब दोस्तों देखो ये चीज मैंने उन लोगों के लिए बताया जो लोग सिर्फ डिस्काउंट को देखकर बाइंग करना चाहते हैं। अब देखो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के साथ बाइंग करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या चीजें ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल है 488 की, रेजिस्टेंस है 582 की और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक फिलहाल है 547 का प्राइस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बीच में प्राइस है और यहां से प्राइस कहीं भी जा सकती है, ऊपर साइड में भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो अगर आप एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। यहां पर अगर सेलिंग ज्यादा होती है तो स्टॉक नीचे गिरकर इस सपोर्ट पर आ सकती है 488 की, तो सपोर्ट के लेवल पर यहां पर आप बाइंग की शुरुआत कर सकते हो। और देखो अगर स्टॉक में तेजी आती है तो फिर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 582 की, इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट के बाद आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैसे बाइंग कर सकते हो ये मैंने आप सभी को समझाया। अब देखो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये 1000 के लेवल तक कब पहुंच सकती है ये हम समझते हैं। अभी देखो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल है 704 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये जो 52 वीक हाई के लेवल है इसको अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम मानकर चल सकते हैं कि 1000 को भी प्राइस टच कर दे। लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशन ये है कि बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलनी चाहिए, तब जाकर हम 1000 के टारगेट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1000 की टारगेट से पहले क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं ये आपको समझकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है रेजिस्टेंस 582 की, फिर है रेजिस्टेंस 52 वीक हाई की। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।